हेलो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का मैं इस मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। साथियों, आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है संबंध और फलन के ऊपर। और इसके पिछले बार हमने 2 वीडियो बना चुके थे संबंध और फलन के ऊपर, जो गणित के कक्षा 12वीं के सबसे मोस्ट चैप्टर माने जाते हैं और सबसे टफ भी माना जाता है। ये गणित का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है। तो हमने जो है इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया है कि जब सबसे टफ चैप्टर है उसी के बारे में पहले पढ़ाना शुरू किया है और उसी के बारे में आप लोगों को बताना शुरू किया गया है। तो इसके 2 वीडियो लेक्चर में हमने जो है संबंध और संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ लिए थे, जिसका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संबंध का समझ लीजिए कि जड़ है। और अगर जड़ हमने नहीं पढ़ा तो फिर समझ लीजिए कि मैथ के सवाल लगाने में कोई दिक्कत बहुत सारी आ जाएगी। इसलिए पहले हमें जड़ को समझना जरूरी है कि बेसिक हमारा क्या है, संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार क्या होते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे, कौन संबंध हमारा क्या होता है। तो एक बार मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दो वीडियो हमने बनाए थे उसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि जब हम सवालों के और प्रश्नावली के सवालों को और उदाहरण लगाएं उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। मैं एक बार क्या करता हूं कि हल्का सा संबंधों के प्रकार के बारे में रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ, एक बात थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली 1.1 शुरू होने से पहले जो है कुल मिला के 6 एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि अगर 6 एग्जाम्पल इसी वीडियो में हो जाते हैं तो मैं इसी वीडियो में 6 एग्जाम्पल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो कम से कम 3 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि 3 एग्जाम्पल हैं क्या, बाकी बचे हुए 3 एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। मैं चाहता नहीं हूं कि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए से हम लोग सोचते हैं कि कम से कम 3 एग्जाम्पल देखा जाए, उसके बाद अगर वीडियो लंबा नहीं होता है तो हम 6 एग्जाम्पल देख लेंगे। लेकिन अगर वीडियो आपका अप्रोक्सीमेट 20 मिनट से अधिक या 25 मिनट से अधिक होता है तो हम कम से कम 3 एग्जाम्पल देखेंगे, बाकी जो 3 एग्जाम्पल बचे रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, समय बर्बाद न करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि संबंध और संबंधों के प्रकार हमने क्या क्या पढ़े थे इस पिछले 2 लेक्चर में। संबंधों के प्रकार में आपके 4 खास प्रकार के संबंध थे, जिसमें से पहला था आपका स्वतुल्य संबंध, और स्वतुल्य संबंध को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा था आपका सम्मित संबंध, और सम्मित संबंध को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा था आपका संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन। और चौथा था आपका तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। अब इसकी डेफिनेशंस क्या है, एक बार मैं इसको लिख देता हूं। जो आपका स्वतुल्य संबंध था, इसकी डेफिनेशन ये थी कि फॉर ऑल ए कामा ए बिलोंग्स टू आर सच बिलोंग्स टू आर, जहां पर ए किसी समुच्चय ए का अवयव था। मतलब ये कि अगर किसी समुच्चय ए का अवयव खुद के साथ कोई संबंध बनाता है तो आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। दूसरा आपका ये था कि अगर इफ या यदि कह लिया जाए, यदि ए कामा बी ये बिलोंग कर रहा आर में, तो इसका रिवर्स बी कामा ए ये भी बिलोंग करना चाहिए आपका आर में, जहां पर ए और बी आपके किसी समुच्चय ए के अवयव होने चाहिए। ये इसके कहने का मतलब था कि अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो उसका रिवर्स भी उसी में बिलोंग करे तो आपका सम्मित संबंध की कंडीशन हो जाएगी। तीसरा कंडीशन ये था आपके पास कि यदि ए कामा बी ये बिलोंग कर रहा आर में एंड बी कामा सी ये भी बिलोंग कर रहा आर में, तो इसके बीच वाले को हटाएंगे, मतलब बी को हटाएंगे तो हमारा बचेगा ए और सी, और ए और सी आपका ये भी बिलोंग कर जाए आर में, तो ये कंडीशन बन जाती है हमारी संक्रामक संबंध की। और ये जो तुल्यता संबंध है, ये तुल्यता संबंध अगर आपका स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों संबंधों को बताए तो आपको वो बन जाता है तुल्यता संबंध। ये चीजें मैंने आपको एक बार वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया था। आप एक बार जो है उन दोनों लेक्चर को देख लीजिएगा, ताकि आपको संबंध और संबंधों के प्रकार में कोई दिक्कत ना हो और हमें पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। और प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के ऊपर आऊंगा। हम 1 बाय 1 करके सभी एग्जाम्पल देखेंगे, तभी हम प्रश्नावली पे आएंगे। तो मैंने यहां पर पहला एग्जाम्पल लिया है। टोटल आपको 6 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, जिसमें से आपका मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है। और एग्जाम्पल है क्या, हम शुरू करते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल कह रहा है क्या, यदि a बराबर a कामा b कामा c कामा d में एक संबंध r इस प्रकार से परिभाषित है, तब r आपका संबंध r इस प्रकार से परिभाषित है। कैसे परिभाषित है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस वाले प्रश्न में, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है कि सम्मित एवं संक्रामक है ये r, दूसरा आपका है स्वतुल्य एवं संक्रामक है, तीसरा आपका केवल सम्मित है और चौथा आपका केवल संक्रामक है। ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक सही होगा। और R आपका है क्या कि R में A कामा B है, B कामा A है और A कामा A है। बताना है कि R जो है इनमें से कौन सा होगा।
तो देखते हैं कि समुच्चय ए में आपका ए बी सी डी है और आपको सतुल्य बताने के लिए ए का ए से संबंध होना चाहिए, बी से बी का संबंध है, सी का सी से, डी का डी से। लेकिन इसमें तो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ के केवल ए का ए संबंध है, बी का बी में तो है नहीं है। इसका मतलब ये है कि आर आपका सतुल्य तो नहीं होगा। मतलब ये है कि जो आपका बी वाला ऑप्शन ही गलत हो गया, पहला ही। अब इसको चेक करना है कि सम्मित है कि नहीं है। सम्मित का मतलब ये कि ए कामा बी इसका रिवर्स बी कामा ए है। चलो भैया ये तो पास हो गया सम्मित के लिए। बी कामा ए इसको चेक करेंगे, इसका रिवर्स ए कामा बी ये भी पास हो गया। ए कामा ए इसका उल्टा तो ए कामा इसी में आ जाएगा, मतलब ये सम्मित है, इसके लिए पास हो गया। अब हमें थोड़ा चेक करना है कि संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है कि यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर में, बी कामा सी बिलोंग कर रहा आर में, तो बीच वाले हटाओ। ए कामा सी बिलोंग कर रहा है डायरेक्टली आर में, मतलब ये कि अगर ए कामा बी ये है और बी कामा सी है तो बीच वाले को हटाओ, डायरेक्टली आपका ए कामा सी ये बिलोंग करना चाहिए। ऐसा चेक करते हैं इस वाले को। ए कामा बी है, अब बी का कनेक्शन देखेंगे कि बी का कनेक्शन किसी में है क्या। हाँ है, बी कनेक्शन ए में है, तो इसको लेंगे तो ए कामा बी, और इसका कनेक्शन देखेंगे तो बी कामा ए है। इसको हटाएंगे बीच वाले को, आपका आएगा डायरेक्टली ए कामा ए। इसका मतलब ए कामा ए इसमें है, ये पास हो गया। इसको चेक करते हैं बी कामा एक, तो बी कामा ए। अब ए का कनेक्शन देख रहे हैं कि इसमें भी है इसमें भी है, इसको हटाएंगे तो आएगा बी कामा ए, और बी कामा इसमें है ही है। अब इसका कनेक्शन यहां भी दिखाई दे रहा है, तो ये आपका जो है इसका कनेक्शन दिखाई दे, ए हटाएंगे तो मतलब ये लेंगे ए कामा बी, और ए कामा जब बी लेंगे तो इस वाले को हटाएंगे तो आपका आना चाहिए बी कामा बी, और बी कामा बी इस आर में नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब बी कामा बी डजंट बिलोंग टू आर। और जब ऐसा कंडीशन मिल जाए तो इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है, और संक्रामक इसमें भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं, मतलब केवल और केवल आपका सम्मित है। ये आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। तो ये था हमारे पास पहला एग्जाम्पल। अब इसके बाद जो आएगा एग्जाम्पल दूसरा तीसरा, ये काफी जोरदार और जबरदस्त सवाल है, और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि हम सवाल को बेहतर तरीके से लगा सके। ठीक है, तो एक बार मैं इसको मिटाता हूं और एग्जाम्पल नंबर हम 2 पे आते हैं, और 2 बहुत फोकस करना है हमें। ओके साथियों, हमने जो है एक प्रश्न एग्जाम्पल देख लिए थे। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आपको वो प्रश्न समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिएगा और कैसे क्वेश्चन लगाना है उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है अब दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ। हाँ, एक चीज और कि जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी पैटर्न पर है, एनसीईआरटी बुक पे क्वेश्चन है, और जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन में जितने भी बुक में क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल होंगे, वो सारे एग्जाम्पल हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, समझाने के लिए बताया था। अब एग्जाम्पल नंबर हम 2 की बात कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा है हिंदी माध्यम से। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी टी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों समस्त यहां पर रहेगा, समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर T1, T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांगसम है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही हमारी खास बातें हैं। ये संबंध कह रहा आर जो T1, T2 है, एक क्रमित युग्म है, और इसमें कह रहा है क्या कि जो T1 है मतलब पहला क्रमित युग्म दूसरे क्रमित T2 के सर्वांगसम है। एक संबंध ये, तो सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता संबंध है। ये काफी खतरनाक सवाल है। मतलब ये कि हमें आर को तुल्यता संबंध दिखाना है, और तुल्यता संबंध बताई थी कि जो संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों संबंधों को बता दे, वो आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। अब इस संबंध आर को जो है मुझे तुल्यता संबंध दिखाना है, और हमारे पास आर परिभाषित है कि आर T1, T2, जहां पर T1 T2 के सर्वांगसम है। सर्वांगसम आपने जो है कक्षा 9th में समझा था कि सर्वांगसम आपका क्या होता है। मतलब सर्वांगसम में आपने कहा था कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण ये बराबर होते हैं। अगर जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज आपका एकदम सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब एकदम फोटोकॉपी। मतलब ये कि अगर मैं हूं और मेरे जैसा सेम टू सेम कोई सामने है तो समझ लो मेरी फोटोकॉपी है, मतलब मेरा सर्वांगसम है। और मैं खुद का भी सर्वांगसम हो सकता हूं क्योंकि मैं खुद फोटोकॉपी हूं, इसलिए मैं खुद का खुद सर्वांगसम हो सकता हूं। तो अगर कोई फोटोकॉपी एकदम A to Z दिखाई दे तो आपका समझिए कि वो सर्वांगसम है। और सर्वांगसम की शर्त होती है कि सभी कोण बराबर हो और सभी भुजाएं बराबर हो। तो कंडीशन यहां पे कह रहा है क्या कि जो संबंध आपका आर है ये T1, T2 क्रमित युग्म है, जहां पर पहला अवयव T2 के
सर्वांगसम, मतलब T1 T2 के सर्वांगसम है। तो मुझे दिखाना है कि ये संबंध R जो है तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध दिखाने के लिए मुझे जो है इस R को स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा, R को स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा, R को सममित दिखाना पड़ेगा, और R को संक्रामक दिखाना पड़ेगा। और मैं एक बार बताता हूं कि जो आपका R स्वतुल्य की कंडीशन होती है वो A कामा A ये बिलोंग करना चाहिए R में, जहां पर A आपका किसी समुच्चय एक अवयव हो। और दूसरा जो आपका सम्मित होना चाहिए वो A कामा B ये बिलोंग कर रहा R में, तो इसका रिवर्स भी B कामा A ये भी बिलोंग करना चाहिए आपका R में, तब जहां पर A कामा ये A के समुच्चय अवयव हो। और तीसरा ये था कि अगर A कामा B बिलोंग कर रहा है R में एंड B कामा C ये भी बिलोंग कर रहा है आपका R में, तो बीच वाले को हटाओ, उसके बाद A कामा C बिलोंग करना चाहिए R में, तो ये आपका संक्रामक है। ये स्वतुल्य के लिए संबंध था, ये सम्मित के लिए था, और ये संक्रामक के लिए था। अगर इन तीनों पैटर्न को फॉलो करेंगे तब जाके आपका तुल्यता संबंध आ पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि तुल्यता संबंध दिखाने के लिए मुझे इन तीनों को दिखाना पड़ेगा कि स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, इन तीनों दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे ये सवाल है, और इस सवाल में बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें लिखना है, जो लिखने का पैटर्न है वो समझना है। अगर लिखने का पैटर्न समझ में आ गया तो जो नेक्स्ट एग्जांपल आने वाला है वो भी आपको पूरा बकायदे समझ में आ जाएगा। तो इसमें लिखने का जो पैटर्न है वो समझिएगा, और मैं लिखने के साथ साथ आपको समझाते भी चलूंगा कि कैसे लिखेंगे और कैसे चीजों को समझेंगे। तो पहला देखिए सॉल्यूशन में इसका हल स्टार्ट कर रहा हूं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसमें R को मुझे दिखाना है तुल्यता संबंध, मतलब R को तुल्यता संबंध दिखाने के लिए मुझे पहले R को स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा। मतलब पहला पॉइंट ये दिखाना पड़ेगा कि जो फर्स्ट पॉइंट है ये दिखाना पड़ेगा स्वतुल्य, कि R आपका स्वतुल्य है कि नहीं, मतलब R स्वतुल्य संबंध दिखाना है कि R आपका स्वतुल्य संबंध है। अब R को कैसे हम लोग स्वतुल्य संबंध दिखाएंगे, इसके लिए कंडीशन देखिए। आप जानते हैं कि R स्वतुल्य दिखाएंगे तब जब A का A से संबंध होगा, मतलब खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। अगर A का A से संबंध है तो आपका वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अब यहां पर हमारे पास R इस प्रकार है कि T1 कामा T2, जहां पर T1 T2 के सर्वांगसम है। अब यहां पर T1 है T2 भी है, तो मैं एक काम करता हूं कि इस R को स्वतुल्य दिखाने के लिए T1 T1 लेता हूं, क्योंकि भैया मैं T1 T1 के सर्वांगसम तो ही सकता है, मैं हूं तो मैं अपने आप के सर्वांगसम तो ही सकता हूं, फोटोकॉपी तो ही सकता हूं अपने आप के। इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर जो है इस स्वतुल्य को दिखाने के लिए जो T1 और T2 लिखा गया है इन दोनों को T1 ले लेता हूं। जैसे ये कि लिखा जाए यहां पर कि अगर जो है आपका T1 लिखा जाए, T1 जो है वो T1 के सर्वांगसम तो ही सकता है, लिख सकते हैं इस चीज को कि T1 T1 के सर्वांगसम है। और जब T1 T1 के सर्वांगसम है तो मैं इस बात से कह सकता हूं क्या कि जब इस तरह से कि T1 T2 के सर्वांगसम है, और जब T1 T2 के सर्वांगसम है तो उसी लॉजिक पे ये भी दे सकते हैं कि T1 T1 के सर्वांगसम है। जब ये था तो T1 कामा T2 बना था, तो जब ये है तो T1 कामा T1 तो बन सकता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि T1 कामा T1 ये बिलोंग करेगा किसमें, आपका R में। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मैं कह सकता हूं क्या कि R आपका स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ये आपका पहला कंडीशन हो जाएगा। अब उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा मुझे ये दिखाना है कि यही R आपका सम्मित भी है, तो मतलब मैं पॉइंट नंबर 2 सॉल्व करता हूं। यहां पर पॉइंट नंबर 2 आपका सम्मित रहेगा, सम्मित संबंध। अब इसको सॉल्व करना है कि सम्मित संबंध कैसे दिखाएंगे, और सम्मित संबंध कंडीशन क्या है कि A कामा B बिलोंग करना चाहिए R में, तो इसका रिवर्स भी B कामा A बिलोंग करना चाहिए R में। और मतलब इस चीज में मैं इसको लेकर चलूंगा, A कामा B बिलोंग लेकर चलेंगे और इसको दिखाएंगे कि इसका रिवर्स भी बिलोंग कर जाए इसमें, तो आपका वो सम्मित हो जाएगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि R आपका T1 कामा T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांगसम है, मतलब ये कि T1 कामा T2 में लेकर चलूंगा। और अगर T2 कामा T1 बिलोंग कर जाए, मतलब T2 कामा T1 बिलोंग कर जाए R में, तो आपका जो है ये सम्मित संबंध भी हो जाएगा। मतलब मैं T1 कामा T2 लेकर चलूंगा, जिससे ये पता चलेगा कि T1 कामा T1 जो है T2 के सर्वांगसम है। तो मैं कह सकता हूं क्या, इसको उल्टा दिखाने के लिए T2 कामा T1 को दिखाने पड़ेगा। अब भाई देखिए कैसे मैं इसको शुद्ध करता हूं। ये मान चला जाए यदि जो आपका
T1 कामा T2 है, बहुत ही ध्यान दीजिएगा, T1 कामा T2 है, ये बिलोंग कर रहा R में। तो T1 कामा T2 है बिलोंग R में, तो इसका मतलब ये होता है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। मतलब इससे मैं ये लिख सकता हूं क्या कि जो आपका T1 है ये T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। अब आप देख रहे हैं कि T1 T2 सर्वांग सम है, और आप लोग ये पढ़े होंगे कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांग में त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के क्रमण करता, पी क्यू आर के, तो इसको हम लोग ये मैं कह रहा था कि जो त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांग है पी क्यू आर के, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है ये ए बी सी सर्वांग हो सकता है। अगर ये कि मैं किसी के सर्वांगसम हूं तो वो भी तो मेरे सर्वांगसम हो सकता है। मतलब ये कि अगर T1 T2 सर्वांगसम है तो मैं इस बात को मैं उल्टा भी कर सकता हूं कि T2 T1 के भी सर्वांगसम है। मतलब अर्थात ये लिख सकता हूं क्या कि जो T2 है ये T1 के भी सर्वांगसम हो सकता है, T1 के भी सर्वांगसम हो सकता है। आज जब जो है ये T2 T1 सर्वांगसम हो सकता है तो उसको मैं कह सकता हूं क्या कि T2 कामा T1 बिलोंग कर जाएगा R में। मतलब हमारे पास ये रिजल्ट आ सकता है क्या कि T2 कामा T1 ये बिलोंग कर जाएगा R में। इससे मैं एक रिजल्ट लगा सकता हूं क्या कि जब T1 कामा T2 बिलोंग किया था R में तो इसका रिवर्स भी बिलोंग कर दिया, T2 कामा T1 बिलोंग कर दिया R में। तो मैं ये कह सकता हूं कि रिवर्स जब बिलोंग किया तो ये R आपका सममित संबंध हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि R सममित, R सममित संबंध है, R सममित संबंध है। ये तो आपका हो गया दूसरा कंडीशन। अभी एक और बचा है तीसरा कंडीशन जिसको हम लोग बोलेंगे संक्रामक। और संक्रामक को सिद्ध करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है कि अगर A कामा B बिलोंग कर रहा R में, B कामा C बिलोंग कर रहा R में, तो बीच वाले को हटाने के बाद जो डायरेक्टली A कामा C होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए R में, तो आपका संक्रामक हो जाएगा। और जब ये तीनों प्रूफ हो जाएगा तो मैं इसको R को तुल्यता दिखा सकता हूं। अब यहां पर इस संक्रामक को दिखाने के लिए मुझे इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों चीजों को लेकर चलना है। A कामा B, A कामा B मतलब इसके स्थान पर T1 रहेगा, B के स्थान पर T2 रहेगा, लेकिन B के स्थान पर T2 रहेगा तो C के स्थान पर T3 आएगा। अब ये चीज लिख चलना है और इसको मुझे दिखाना है, इसके जैसा दिखाना पड़ेगा इसके आधार पे। इसके आधार पे दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं ताकि जो है मैं इस चीज को सर्वांगसम दिखा सकूं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इरेज कर रहा हूं, इरेज कर बहुत ध्यान दीजिएगा। तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब इरेज करने के बाद मैं पॉइंट नंबर 3 प्रूफ करने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 मुझे दिखाना है कि जो आपका R है ये संक्रामक है। संक्रामक संबंध दिखाना है कि संक्रामक संबंध कैसे प्रूफ किया जाएगा, ये दिखाना है आपको। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं यदि T1 कामा T2 ये बिलोंग कर जाए R में और तथा करके T2 कामा T3 ये भी बिलोंग कर जाए R में, तो इससे मुझे एक निष्कर्ष निकल सकता है क्या कि अगर T1 कामा T2 है तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि T1 T2 के सर्वांगसम है। मतलब T1 कामा T2 है तो T1 T2 के सर्वांगसम है। और अगर T2 कामा T3 है तो मैं कह सकता हूं कि T2 T3 के सर्वांगसम है। मतलब इससे निष्कर्ष निकलेगा, इस वाले से ये निकलेगा कि जो आपका T1 है ये T1 T2 के सर्वांगसम है। ये तो हो गया इसका निष्कर्ष। तथा बीच में है तो बीच में लगाएंगे यहां पर तथा। इसका मतलब निकलेगा ये कि जो आपका T2 है, T2 ये T3 के सर्वांगसम है, ये T3 के सर्वांगसम है। अब एक निष्कर्ष जरा सोचिए अपने मन से कि अगर मैं A इक्वल में B हो जाए, जैसे मैं कह दूं यहां पर कि A इक्वल में B हो जाए और B इक्वल में C हो जाए, तो क्या डायरेक्टली A इक्वल टू C नहीं हो सकता? मतलब ये कि अगर यहां पर T1 T2 के सर्वांगसम है, T2 T3 के सर्वांगसम है, तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं क्या कि जो T1 होगा वो T3 के सर्वांगसम हो सकता है। अर्थात मैं इस रिजल्ट से ये निकाल सकता हूं क्या कि जो T1 है, T1 ये T3 के सर्वांगसम हो सकता है, T3 के सर्वांगसम है, ये निकल सकता है आपका। और जब
T1 T3 का समानांतर हो सकता है, जिसका मतलब T1 T3 R में बिलोंग कर जाएगा। इससे मैं एक निष्कर्ष और निकाल सकता हूं यहां पर कि जो आपका T1 है वो T1 और T3 ये बिलोंग करेगा किसमें, R में। तो T1 कामा T2 बिलोंग कर रहा था R में, T2 कामा T3 बिलोंग कर रहा था R में। मैंने इसको सॉल्व किया तो आया T1 कामा T3 बिलोंग किया R में, और ये चीज आपके संक्रामक संबंध की कंडीशन होती है। तो मैं कह सकता हूं क्या, R संक्रामक संबंध है, R संक्रामक संबंध है, ये हो सकता है। आज जब ये R आपका स्वतुल्य भी हो जाए, सममित भी हो जाए और संक्रामक भी हो जाए, तो मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं क्या कि अतः R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। क्योंकि भैया तुल्यता के लिए तो यही चीजें दिखानी पड़ती है कि आपका R स्वतुल्य भी हो, R आपका सममित भी हो और R आपका संक्रामक भी हो। तो मैंने इस चीज को यहां पे प्रूफ कर दिया। इसमें ऐसे सवालों में सिस्टमेटिक लिखने का जो है प्रॉपर है वो समझ में आना चाहिए कि कैसे लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल जो तीसरा एग्जांपल है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं सोच रहा हूं कि उस नेक्स्ट एग्जांपल को अगले वीडियो में बनाऊं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफी लंबा हो। इसलिए मैं हर वीडियो में 1, 2, 3 क्वेश्चन को बनाकर रेशियो लेकर चल रहा हूं, ताकि आप लोगों को पूरी बातें समझ में आए और समझ करके उस एग्जांपल को अच्छे से समझ करके प्रासंगिक सवाल लगा सके। वैसे ये चैप्टर बहुत टफ है, इसलिए जो है पूरा प्रयास कीजिएगा कि आप हर एक वीडियो को बेहतर तरीके से देखें और बेहतर नोट्स बनाएं और उसका अच्छे से कंटेंट बना करके पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों के लिए तैयारी में रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी आने वाला है। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारा जो है वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।